So this was the first Yes, ma'am. हाँ, this was the first question which I have put on WhatsApp group. इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 2NF होगा। एंड मैं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको 2NF में प्रॉब्लम हो रही है। तो लेट अस सी क्विकली हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या था, आपको नॉर्मल फाइंड आउट करना है। नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट थिंग है यू नीड टू फाइंड आउट क्लोजर, करेक्ट? You need to find closer. Closer means you need to find candidate key. कैसे की निकालेंगे? सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को देखेंगे। राइट हैंड साइड को हमने यहाँ पे देखा तो क्या देखा आपको? A एंड C, दिस इज नॉट प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड। अब बिकॉज कि ये राइट हैंड साइड में नहीं है प्रेजेंट, इसलिए जो भी कैंडिडेट की बनेगा उसमें मिनिमम आपके ये दो एट्रीब्यूट्स आने ही आने हैं। तो इसमें और एट्रीब्यूट्स ऐड करना है नहीं ऐड करना है, वहां तक पहुंचने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर हम इसका क्लोजर फाइंड आउट करेंगे, इसके क्लोजर से क्या आपके रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट्स रिट्रीव हो रहे हैं। इफ यू आर गेटिंग ऑल द वैल्यूज वॉट एवर डिफाइंड इन द रिलेशन गिवन, तो इट मीन्स कि ये आपका मिनिमल सुपर की है एंड हेंस इट विल बी द कैंडिडेट की। तो एसी को अगर देखेंगे तो यहाँ से आपका एसी तो इंक्लूड हो जाएगा एंड देन वी कैन इजिली सी एसी से आप बीई पे जा सकते हो, तो यहाँ पे बी एंड ई भी आ जाएगा एंड बीसी से आप डी को रिट्रीव कर सकते हो। तो दिस इज हाउ कि हमने विद इन 2-3 सेकेंड्स ये फाइंड आउट कर लिया कि इसका कैंडिडेट की ये है। अब बिकॉज कि यहाँ पे आपको और कैंडिडेट की फाइंड आउट करना है या नहीं करना है, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। क्यों? क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो गेट में या फिर यूजीसी नेट में आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ मेनी कैंडिडेट की आर पॉसिबल इन द गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो बिकॉज यहाँ पे हमने ये फाइंड आउट किया कि AC इज द मिनिमल की, ठीक है। अब इसका अगर आप कॉम्बिनेशन बनाओ AC B D and ACE, so these all are the super key, these all are super key, these are not candidate key। और हमें क्या होता है जब हम फंक्शन डिपेंडेंसी फाइंड आउट करते हैं, हमें मिनिमल फाइंड आउट करना है, तो हेंस हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि AC इज द क्लोजर, AC इज द कैंडिडेट की। यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? उसके बाद आपको प्राइम एट्रीब्यूट कैलकुलेट करना होता है। तो प्राइम एट्रीब्यूट मीन्स कि जो भी आपका कैंडिडेट की का पार्ट है वो आपका प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों हम प्राइम एट्रीब्यूट फाइंड आउट करते हैं? बिकॉज जब आप 2NF को चेक करोगे तो वहां पे यू मस्ट नो व्हाट इज प्राइम एट्रीब्यूट एंड व्हाट इज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब यहाँ पे बात आती है कि नॉर्मल फॉर्म हमें चेक करना है, तो इजिली हम हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म से चेक करेंगे। तो सबसे पहले ही मुझे दिखता है जो फंक्शन डिपेंडेंसी आपका, लेट अस सपोज दिस इज फंक्शन डिपेंडेंसी 1, दिस इज 2 एंड दिस इज फंक्शन डिपेंडेंसी 3। तो जो पहला फंक्शन डिपेंडेंसी है, यहाँ पे जो RHS है वो सुपर की नहीं है एंड BCNF का ये रूल होता है कि आपका LHS मस्ट बी अ सुपर की, ठीक है। तो BCNF में हमने ये चेक किया कि पहला ही फंक्शन डिपेंडेंसी अगर आपका होल्ड नहीं कर रहा है तो रेस्ट दो तक आपको जाने की एग्जाम में जरूरत नहीं है। इसके बाद हम 3NF चेक करेंगे। 3NF क्या बोलता है कि आपका LHS सुपर की होना चाहिए एंड अगर वो सुपर की नहीं है, सॉरी एंड नहीं होगा और होगा, तो आपका RHS क्या होना चाहिए? RHS मस्ट बी प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। तो अब हम पहला देखते हैं। तो पहला हमने अभी देखा कि जो आपका LHS साइड है BC, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, ठीक है। तो क्या D एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट है? तो D एट्रीब्यूट इज नॉट द प्राइम एट्रीब्यूट, यहाँ पे C होगा ना, हाँ। मीन्स कि हमने ये फाउंड आउट कर लिया कि 3NF में भी पहला फंक्शन डिपेंडेंसी होल्ड नहीं कर रहा है, हेंस हम और नीचे नहीं जाएंगे चेक करने। उसके बाद हम 2NF चेक करेंगे। 2NF क्या बोलता है? देयर शुड बी नो पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि अगर आपने ये फाउंड आउट किया कि AC इज द मिनिमल की, देन इट मीन्स कि आपका कोई भी फंक्शन डिपेंडेंसी में सिंगल A नहीं होना चाहिए और सिंगल सी नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि आपने क्या किया, अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया है कि दिस इज द मिनिमल कैंडिडेट की, इट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, ठीक है। आप इसका सबसेट नहीं बना सकते हो। तो इस तीनों फंक्शन डिपेंडेंसी को चेक कर लो, किसी में भी आपको क्या सिंगल ए या सिंगल से दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से ही आप कंक्लूड कर सकते हो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम कि दिस इज इन 2NF, ठीक है। और अगर और अच्छे से चेक करना है तो यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम BC टेंस टू D में C तो है, बट बहुत ध्यान से समझिए C है, बट C के साथ हमने B को क्लब किया है। जैसे ही आपने B को क्लब कर दिया, इट मीन्स आप इसका सुपर सेट बना रहे हो। और 2NF होने के लिए सिर्फ हम पार्शियल डिपेंडेंसी को चेक करते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए, हेंस ये आपका 2NF में होगा। यस, यू कैन राइट द मैसेज आई एम सीइंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2NF। इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट है तो जस्ट आस्क मी हियर ओनली। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप एग्जाम में नॉर्मल फॉर्म गलत करके आए। क्लियर है? यस सी द नो मैम। नेक्स्ट। नहीं क्लियर है? ठीक है,
यहाँ पर नाम, कब गया था ले जा रहे हो, टाइमिंग कब करोगे, फिर यहाँ पे सिग्नेचर। Sorry, I'm not able to understand. यहाँ पे If you are not asking any question, then please unmute. Anjali, you can mute and ask me the question. So, this was the next question. आप लोग ने इसमें भी मिस्टेक किया है इस क्वेश्चन में. Yes, I am explaining in this question. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर लेंगे उसको. Now, अगेन हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करना है. कैसे करेंगे? तो आरएचएस को चेक करिए. आरएचएस को चेक के फटाफट मुझे बताओ व्हाट इज द कैंडिडेट की. आपको यहाँ पे ए दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है, बी दिख रहा है एंड ई दिख रहा है. इट मीन्स कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ये रूल देखा था. दैट वाज नॉट अ रूल, दैट वाज अ ट्रिक. एग्जामिनेशंस में आपको ये चेक करना है कि आरएचएस में कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है, वो कैंडिडेट की का पार्ट होगा. इसलिए मैंने ये सेकंड क्वेश्चन आपको दिया था. क्यों? क्योंकि दिस वाज वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं. दिस ऑल आर गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. अब यहाँ पे वो ट्रिक तो काम नहीं किया. ट्रिक क्यों नहीं काम किया? क्योंकि यहाँ पे हम ये चेक करें कि सारे एट्रीब्यूट हैं. अब हम क्या करेंगे एग्जाम में? तो एग्जाम में अब क्या करना है कि अगर आपका वो ट्रिक काम नहीं किया तो अब आपके पास कोई चारा नहीं है. तो अब आप क्या करोगे? सिंगल सिंगल एंटिटी को लोगे, ए बी सी डी ई, सारे का आपको क्लोजर चेक करना पड़ेगा. दिस इज कंपलसरी नाउ. क्यों? क्योंकि आपके पास कोई भी ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगा. अब हम ए को चेक करेंगे. जब आप ए का क्लोजर निकालोगे तो ए में खुद से ए आएगा. ए से क्या पा रहा है? मैं ए से सी आ रहा है. एंड देन ए सी से आपको क्या मिल जाएगा? बी ई एंड बी सी से आपको मिल रहा है डी. इट मीन्स कि कैंडिडेट की क्या हो गया हमारा? एक हो गया ए. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. जब आप बी का चेक करोगे, आप सब लोग अपनी नोटबुक में बनाइए प्लीज. अगर हम बी का लेंगे तो यहाँ पे बी आ जाएगा. बी से हम ए पे जा रहे हैं यहाँ से. एंड उसके बाद क्या क्या होगा? बी ए एंड इसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा. कुछ और आ रहा है यहाँ पे? बी से हाँ सॉरी, ए से आपका सी आ रहा है एंड अगेन ए सी से आपका आ जाएगा बीई एंड डी. तो यहाँ पे आपका कैंडिडेट की बी आ रहा है. उसके बाद सी को अगर हम चेक करेंगे तो सी से सिर्फ सी आ रहा है. सी से हम किसी और पे नहीं जा रहे. अगर आप डी को चेक करोगे तो डी से अगेन हम किसी पे नहीं जा रहे. और अगर आप सिंगल ई को चेक करोगे तो ई पे भी हम किसी पे नहीं जा रहे. तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि जो हमने आरएचएस वाला प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था वो ट्रिक आपका काम नहीं आया. क्यों? क्योंकि ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट इज मेंशन इन राइट हैंड साइड. हेंस हमने यहाँ पे कंक्लूड किया कि आपको सिंगल सिंगल यहाँ पे क्लोजर निकाल के चेक करना है. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आपने ये चेक कर लिया कि ए और बी एक सिंगल ऐसा एट्रीब्यूट है जिससे आपका सारे एट्रीब्यूट फाइंड हो रहा है, तो क्या आप ए बी चेक करोगे? क्या आप ए सी चेक करोगे? क्या आप ए डी चेक करोगे? क्या आप ए चेक करोगे फॉर कैंडिडेट की? नहीं चेक करेंगे हम. क्यों नहीं चेक करेंगे? अगर हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि ए इज द मिनिमल कैंडिडेट की एंड इफ यू आर एडिंग सम मोर एट्रीब्यूट, इट मींस दीज ऑल आर व्हाट? सुपर की. तो यहाँ से आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ कैंडिडेट की कैसे निकालना है. इस तरीके का ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कि आपको किसी भी क्वेश्चन में वो पूछ सकता है. जैसे 2019 के दिसंबर में आपको नेट में आया था, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आया था. इसमें उन्होंने एक फंक्शन डिपेंडेंसी दिया था. उसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कितने कैंडिडेट की होंगे, उसका मिनिमल कवर निकालिए, लॉसलेस जॉय निकालिए. तो यहाँ पे हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि आपके 2 कैंडिडेट की है. अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो वो पूछ लेना. So candidate key is A and candidate key is B. Now हमारा प्राइम एट्रीब्यूट भी सेम हो जाएगा, डेट इज A and B. उसके बाद हम यहाँ पे चेक करना शुरू करेंगे. तो पहला ही चेक किया तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया? B आपका क्या है? सुपर की. ये आपका BCNF में है. बिकॉज कि ये BCNF में, ये 3NF में भी होगा, 2NF में भी होगा और 1NF में भी होगा. उसके बाद हम दूसरा फंक्शन डिपेंडेंसी चेक करते हैं. अगेन ये आपका BCNF में है. क्यों? क्योंकि A इज अ कैंडिडेट की. तो ये 3NF, 2NF एंड 1NF में होगा. उसके बाद यहाँ पे BC दे रहा है. तो भाई BC जब दे रहा है, जब हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि एक सिंगल B ऐसा एट्रीब्यूट है जिससे आप सारे एट्रीब्यूट को रिट्रीव कर सकते हो, तो चाहे आप उसमें कोई नया एट्रीब्यूट ऐड करो या नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका BCNF में होगा. इसीलिए ये इन तीनों में होगा. उसके बाद अगेन यहाँ पे A के साथ हमने C को क्लब किया है. It means again this is in BCNF. Hence, this whole given function dependency is in BCNF. And this was the mistake
डन बाय गोविंद। क्लियर हुआ यहाँ पे गोविंद? आपको किस तरीके से आपको चेक करना था यहाँ पे? यस मैम। ओके, नाउ लेट अस सी थर्ड क्वेश्चन। यस मैम। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। फटाफट मुझे बताओ क्या होगा कैंडिडेट की, बिकॉज मुझे भी चेक करना पड़ता है ना। ए डी ई बी सी, अगेन सेम क्वेश्चन कि यहाँ पे आप नहीं फाइंड आउट कर सकते कि क्या होगा कैंडिडेट की, तो आपको सबका क्लोजर निकालना है, ए बी सी डी एंड ई। कैंडिडेट की निकाल के बताना मुझे क्या है। ए से हम ए पे गए, ए से हम बी पे जा रहे हैं, सी पे जा रहे हैं, डी पे जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद बीसी से आप डीई पे जा रहे हो, तो ठीक है, यहाँ से हमें पूरा मिल गया। और सॉरी दिस क्वेश्चन इज मिस्टेक, यहाँ पे एफ भी था, यहाँ पे एफ भी था, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। इस क्वेश्चन में एफ भी है। हाँ, तो अब यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि एफ, एफ से आप किसी के पास नहीं जा रहे हो, तो आपको ये हाँ हाँ सॉरी सॉरी, वन वन मिनट, सी यहाँ पे ये एफ भी ऐड कर लेना। अब यहाँ पे हमने क्या चेक किया था, तो ये सारे एट्रीब्यूट है, एफ नहीं है। एफ नहीं है तो हम सबसे पहले कैंडिडेट किसको चेक करेंगे एग्जाम में? एफ को। जैसे ही आप एफ को चेक करोगे तो आप एफ से किसी पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। बट ये जितने भी फंक्शन डिपेंडेंसी गिवन है, ये क्या बता रहा है कि आपका यहाँ पे एफ एट्रीब्यूट भी रिट्रीव होना चाहिए। इट मीन्स जब एफ से सिर्फ आप एफ पे जा रहे हो और ये कैंडिडेट की नहीं बन रहा है आपका, now you have to check F के सारे combinations, like BF चेक करना पड़ेगा, CF चेक करना पड़ेगा, DF चेक करना पड़ेगा एंड EF चेक करना पड़ेगा। ये सारे आपके कॉम्बिनेशंस में आपको चेक करने पड़ेंगे। तो जब आप AF को चेक करोगे तो A से हम किस पे जा रहे हैं? A से आप B C D पे जा रहे हो। अगेन यहाँ से E भी मिल जाएगा आपको इस रिलेशन फंक्शन डिपेंडेंसी से, एंड यहाँ पे F तो आएगा ही, क्यों? क्योंकि यहाँ पे F है। सिमिलरली BF को चेक करोगे तो यहाँ से BF आएगा, एंड बी के बाद डी आएगा, डी के बाद ए आएगा, बी के बाद डी आएगा और ए के बाद ए आएगा। तो ए में बी सी डी एंड बी सी से आपका ई। इट मीन्स ये आपका कैंडिडेट की हो गया और ये आपका कैंडिडेट की हो गया। सी एफ चेक करो, तो सी एफ से और किसी पे जा रहे हैं? नहीं, क्यों? अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिए, आप बोलेंगे कि मैम बीसी से हम डीई पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे बिकॉज सी है तो हम डीई डाल देंगे। नहीं डालेंगे, हम यहाँ पे सी एफ चेक कर रहे हैं, तो आप सी का इंडिविजुअल फंक्शन डिपेंडेंसी चेक करोगे। यहाँ पे बी है, अलग अलग नहीं लेना है आपको। सी एफ से आपका कैंडिडेट की नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर आप डी एफ को चेक करोगे तो यहाँ पे डी एफ आएगा। डी से आप किस पे जा रहे हो? ए पे जा रहे हो, तो ए इंक्लूड होगा। ए से आप किस पे जा रहे हो? बी सी डी, तो यहाँ पे बी सी आ जाएगा। बीसी से देखो, यहाँ पे बीसी से किस पे जा रहे हैं? ई पे जा रहे हैं। इट मीन्स डी एफ अगेन इज योर कैंडिडेट की। ई एफ चेक कर लो, ई एफ से ई एफ आएगा। ई एक में भी एलएचएस में है? नहीं है, तो ईएफ भी आपका नहीं होगा। इट मीन्स इस क्वेश्चन में आपका कैंडिडेट की कितने निकल गए? दीज थ्री आर द कैंडिडेट की। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे फिर तीसरा क्वेश्चन आपको टाइप 3 क्वेश्चन था ये, जिसमें आपने यहाँ पे क्या चेक किया कि यहाँ पे एफ है और एफ किसी भी फंक्शन डिपेंडेंसी में नहीं है। हेंस जब आप कैंडिडेट की फाइंड आउट करोगे तो उसमें एफ को इंक्लूड करना है और एफ का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो अगर हमने ए एफ, बी एफ एंड डी एफ इन तीन को निकाल लिया कि कैंडिडेट की है, इट मीन्स ए बी डी एंड एफ आर योर प्राइम एट्रीब्यूट, एंड इसके अलावा सी डी ई आर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, अब इसके आगे कितना भी एट्रीब्यूट डाल दो, इसके आगे कितना भी एट्रीब्यूट डालो, इसके आगे कितना भी एट्रीब्यूट डालो, वो सारा आपका सुपर की होगा। एक और पॉइंट नोट कर लेना, कई बार क्वेश्चन में आपको ये पूछता है कि आपको नंबर ऑफ सुपर की फाइंड आउट करना है। उसका फॉर्मूला होता है 2 to the power n-1। आई गेस 2 to the power ऐसा होगा, नहीं तो n-1। आई विल क्रॉस चेक एंड विल टेल यू। तो ये सुपर की का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन इस पे ये भी पूछता है। ठीक है, उसके बाद जब ये प्राइम एट्रीब्यूट हो गया तो चेक कर लो, बीसीएनएफ चेक करो। बीसीएनएफ में हम पहले ही चेक करेंगे कि ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे एएफ नहीं है, नहीं है ना, तो ये बीसीएनएफ में नहीं होगा। फटाफट 3एनएफ चेक करेंगे, तो ये आपका क्या है? हाँ, आई विल जस्ट क्रॉस चेक एंड विल टेल यू, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार गेट में पूछा गया ऐसे क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे ये आपका क्या है? कैंडिडेट की नहीं है, बट बीसीडी, बीसीडी को आप चेक करोगे तो सी, सी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो प्राइम एट्रीब्यूट नहीं है, हेंस ये 3एनएफ में भी नहीं है। उसके बाद हम 2एनएफ चेक करेंगे। 2एनएफ क्या बोलता है?
यस यस यस, क्वेश्चन इज डिफरेंट। 2NF क्या बोलेगा कि सिंगल ए चेक करो, सिंगल बी चेक करो, सिंगल डी चेक करो और सिंगल एफ चेक करो। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे चेक करोगे आपको पहला ही दिख रहा है सिंगल ए, सिंगल बी, सिंगल डी। इट मींस ये आपका पार्शियल डिपेंडेंसी मिल गया, ये भी आपको पार्शियल डिपेंडेंसी मिल गया, ये भी पार्शियल डिपेंडेंसी मिल गया। तो वी कैन कंक्लूड ये 2NF में नहीं है, हेंस ये किस में होगा, 1NF में। तो आई होप कि इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आएगा कि पार्शियल डिपेंडेंसी हम कैसे चेक करते हैं। यहाँ पे बिकॉज कि आपके ये 3 कैंडिडेट ही थे और आप क्लियरली चेक कर सकते हो ए बी डी, दैट इज ये फंक्शन डिपेंडेंसी 1, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, इन सब में पार्शियल डिपेंडेंसी है, हेंस ये आपका 1NF में होगा। तो यहाँ तक क्लियर है, यस और नो? Now tell me the answer for these questions. These are the basics of transaction. अगर ट्रांजेक्शन्स के और 11 वीडियोस अपलोड हो गए हैं प्लेलिस्ट में, आपकी अगर कोई भी क्लास मिस हुई है तो प्लीज उस वीडियो को देखिए, बिकॉज दोज वीडियोस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। एक दिन में आप पूरा DBMS कंप्लीट कर सकते हो। नाउ ट्रांजेक्शन्स में ये बेसिक का ये क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव पार्शियल एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम? क्वेश्चन में समझा देती हूँ, आंसर आप फटाफट टाइप करके बताओ। प्रोग्राम मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप इसी प्रोग्राम को बोलोगे ट्रांजेक्शंस। प्रोग्राम हम किस में बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के टर्म्स में बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्या ये पॉसिबल है कि आपके डेटाबेस में कोई प्रोग्राम पार्शियल फॉर्मेट में स्टोर होता है? Second question है, is it possible to have partial executed instruction? So you might be knowing what is the difference between program and instruction. वही डिफरेंस होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप बोलते हो एक प्रोसेस एंड आप दूसरा बोलते हो थ्रेड। ठीक है, इस दोनों में ऑब्वियस सी बात है डिफरेंस होती है। सिमिलरली प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन में डिफरेंस होता है। तो क्या इसको पार्शियली स्टोर करते हैं? नहीं करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, committed transactions can be rolled back, yes or no? These all are 1 marks क्वेश्चन जो आपके गेट में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इस स्लाइड में इंक्लूड किया है। इसके बाद which component of DBMS ensure? हमने पढ़ा है कि these are the acid properties of transaction। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं, जो फीचर्स होते हैं, कौन सा फीचर एटॉमिसिटी को बताएगा, कंसिस्टेंसी को बताएगा, आइसोलेशन को बताएगा एंड ड्यूरेबिलिटी को बताता है। इफ यू नो द आंसर जस्ट टाइप आंसर्स, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन दिस ऑल द क्वेश्चंस। किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है? शुड आई कंटिन्यू? माय वॉइस एंड ऑडियो इज क्लियर ना? Okay, see, these are the answers. Is it possible to have partial executed program? Yes. अगर मैं प्रोग्राम की बात करूंगी, ठीक है, प्रोग्राम की बात की तो एकदम सिंपल तरीके से समझाती हूँ। प्रोग्राम मतलब जैसे मैं लैपटॉप पे हूँ, आपकी क्लास ले रही हूँ, तो यहाँ पे PPT रन हो रहा है और साथ में मेरे कुछ टेक्निकल इक्विपमेंट्स में यूज कर रही हूँ, साथ में मेरा इंटरनेट कनेक्शन चल रहा है, साथ में हो सकता है मेरा कुछ वर्ड का फाइल ओपन हो, मेरा फेसबुक ओपन हो और मेरा जीमेल ओपन हो। दिस ऑल आर डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स और वी कैन से दिस आर डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो हो सकता है एट द टाइम ऑफ क्लास मैं इसको बंद कर दूं, इसको बंद कर दूं, इसको बंद कर दूं। इट मींस कि आपका एक प्रोग्राम में पार्शियल एग्जीक्यूटेड ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। यस, इट इज पॉसिबल, बट आपका इंस्ट्रक्शन कभी भी पार्शियल एग्जीक्यूटेड नहीं होगा। इट मींस अगर मैंने यहाँ पे, हम क्या पढ़ते हैं, एटॉमिसिटी रूल। डेटाबेस में एटॉमिसिटी का मींस क्या होगा, इधर कोई ट्रांजैक्शंस पूरा पूरा एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज पूरा पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आपने अमेजन से जाके कोई प्रोडक्ट परचेज किया, तो अगर आप ट्रांजैक्शन पेज पे जाकर, पेमेंट के पेज पे जाके आपका ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है और आपने अगर पेमेंट 1000 का कर चुके हैं, फिर भी आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया, यू माइट बी नोइंग कि आफ्टर 2-3 डेज आपका वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, ऐसा होता है क्या कि 500 रुपए आपके कट गए और 500 रुपए आपके अकाउंट में आते हैं। आपका पार्शियल कभी भी कमिट नहीं होता कोई भी इंस्ट्रक्शन। इट मीन्स जो इंस्ट्रक्शन है वो अपने आप में क्या है, इट इज एटॉमिक इन नेचर। ये सबसे स्मॉल एंटिटी है जो कभी भी फर्दर ब्रेक नहीं होगा, इसीलिए पार्शियल एग्जीक्यूटेड इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकते, हमेशा आपका पार्शियल एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम होगा। एंड दिस क्वेश्चन व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग, क्यों, क्योंकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो वो कुछ भी ड्राफ्ट करके क्वेश्चन पूछ रहे।
इसके बाद बात यहाँ पे आती है कमिटेड ट्रांजेक्शन कैन बी रोल बैक। तो हमने ये पढ़ा है कि एक ट्रांजेक्शन में क्या होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। ये टॉपिक मैंने प्रीवियस कवर नहीं किया था, इसलिए मैं ये टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड की हूँ। जिस तरीके से आपका प्रोसेस के स्टेट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, सिमिलर डायग्राम आपका होता है ट्रांजेक्शन्स में, ठीक है। और ये कहीं पे भी जल्दी पढ़ाते नहीं है लोग, ट्रांजेक्शन्स में भी डिफरेंट स्टेट होते हैं। एंड 2011 और 12 का अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे यूजीसी नेट का, तो उस टाइम पे इस स्टेट्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। ट्रांजेक्शन के स्टेट क्या हो जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी स्टार्ट स्टेट होगा, एक्टिव स्टेट होगा। इसके बाद ट्रांजेक्शन क्या होगा, जब आप लोकल बफर में स्टोर करते हो तो वो पार्शियली एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, पार्शियल एग्जीक्यूट हो रहा है। ट्रांजेक्शन आपका लोकल बफर में स्टोर है, हो सकता है वो पार्शियल एग्जीक्यूट ना हो कि क्या हो जाए, अबॉर्ट की स्टेट में चला जाए, अबॉर्ट या पार्शियल अबॉर्ट, ठीक है, कि आप उस पर काम नहीं कर रहे हो तो होल्ड के सिचुएशन में। पार्शियल एग्जीक्यूट होने के बाद जैसे ही आप उस फाइल को सेव कर रहे हो, तो वो ट्रांजेक्शन आपका क्या हो रहा है, कमिट हो रहा है। कमिट होने का मतलब कि वो डेटाबेस में जाके सक्सेसफुली स्टोर हो रहा है और यहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन स्टॉप हो जाएगा। ओके, जी तो मैम। मैं क्या बता रही थी आप लोग को, यहाँ पे हमने एक ट्रांजेक्शन को रीड किया, राइट किया, और यहाँ पे भी एक दूसरा टी2 ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज हम यहाँ शेड्यूल के टर्म में पढ़ेंगे। दिस इज द शेड्यूल। शेड्यूल मीन्स देयर आर सो मेनी इंस्ट्रक्शंस और ट्रांजेक्शंस व्हिच आर एग्जीक्यूटिंग पैरेलली। अब यहाँ पे पहला ये ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले रीड किया है, देन यहाँ पे हमने राइट किया। अब लेटर सपोज करो यहाँ पे हमने x की वैल्यू रीड किया है 50, ओके, और हमने इसको राइट कर दिया 50, ठीक है, सही है। उसके बाद जब आप यहाँ पे राइट कर रहे हो, T2 ट्रांजेक्शन उसी डेटा आइटम को रीड कर रहा है, तो ये क्या रीड करेगा 50, और ये राइट क्या करेगा 50। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कमिट कर दिया। तो जब कमिट कर दिया, अभी तक जब आप ये डेटा रीड कर रहे हो, ये ऑपरेशन कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, लोकल बफर में। जैसे ही आपने T2 ट्रांजेक्शन को यहाँ पे क्या कर दिया है, कमिट कर दिया, आपने कमिट कर दिया, यहाँ पे वो डेटाबेस में जाकर परमानेंटली स्टोर हो रहा है आपके सेकेंडरी मेमोरी में। यहाँ तक क्लियर है। डर्टी रीड का ये मतलब है कि इसने तो कमिट कर लिया, कमिट करने के बाद ये ट्रांजेक्शन आपका एबॉर्ट हो गया। अब T1 है, T1 अपने आप में एग्जीक्यूट कर रहा है, T2 ने अपना काम किया, अपना रीड किया T1 का कुछ डेटा, और अपना कमिट करके सपोज करो अपने घर चला गया। T1 में को ऐसा लगा, लेटर सपोज T1 को ऐसा लगा कि नहीं, मुझे 50 नहीं रीड करना था, मुझे 500 रीड करना था, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे रोल बैक करेगा ट्रांजेक्शन, ठीक है, उसको क्या करना है, फिर से 500 करना है, तो उसने 500 कर लिया। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ये जो रीड इंस्ट्रक्शन था, ठीक है, अब डेटाबेस में क्या हो गई है, 50 की जगह पे 500 हो गई है। अब ये तो यहाँ पे 50 रीड करके चला गया, डेटाबेस से कंप्लीट कर लिया। तो नाउ माय क्वेश्चन इज कि इसने जो 50 रीड किया वो कहाँ पे रीड किया, इसके बाद, इस इंस्ट्रक्शन के बाद इसने एग्जीक्यूट किया था, तो ये कैसा रीड हो गया, दिस इज नाउ नोन एज डर्टी रीड, बिकॉज इसने ऐसी वैल्यू रीड की जो वैल्यू अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। क्यों, क्योंकि दैट वैल्यू हैज बीन अपडेटेड बाय ट्रांजेक्शन T1, उसने 50 को कर दिया है 500। क्यों, क्योंकि डेटाबेस ये मानता है कि जितने भी ट्रांजेक्शन डेटाबेस में रन हो रहे हैं वो अपने आप में एक इंडिविजुअल है, एटॉमिक है, इसका इफेक्ट इस पे नहीं होना है, इसका इफेक्ट इस पे नहीं होना है। तो मेरी मर्जी, मैं ट्रांजेक्शन को 50 करूं, 5000 करूं, 500 करूं, ये अपने आप में आइसोलेटेड परफॉर्म करेगा। बट T2 था, वो इसने इसे इनिशियली रीड किया और उसने उसको कमिट भी कर दिया, तो हेंस दिस इज नोन एज डर्टी रीड। तो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, कई बार क्वेश्चन आपको इस तरीके से शेड्यूल के फॉर्मेट में दे देगा, और आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि अगर वो डर्टी रीड है, फैंटम रीड है, या अनरिपीटेबल रीड है। इसीलिए मैं बहुत ध्यान से समझा रही हूँ, बहुत ध्यान से समझो। डर्टी रीड को ही आप बोलते हो अनकमिटेड रीड। अनकमिटेड रीड का क्यों मीनिंग, क्या मीनिंग है, अगर यहाँ पे ट्रांजेक्शन ने पहले कमिट कर दिया होता और उसके बाद अगर ये रीड किया होता, तो ये परफेक्टली ओके चलता। क्यों, क्योंकि कमिट करने का मतलब है कि जो इनिशियल वैल्यू 50 थी वही 50 वैल्यू डेटाबेस में स्टोर हुआ। तो जब ये ट्रांजेक्शन T2 है, वो लोकल बफर से रीड नहीं करके वो क्या कर रहा था,
कमिट के केस में वो डीबीएमएस से रीड कर रहा है, आपके परमानेंट डेटाबेस से, बट पहले केस में वो लोकल बफर से रीड कर रहा था, हेंस इट इज नोन एज अनकमिटेड रीड। तो वी कैन से a dirty read is the situation when a transaction reads a data that has not yet been committed। बहुत ध्यान से समझना, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सिंपल सी बात थी, कई सारे ट्रांजेक्शन आपस में एग्जीक्यूट हो रहे हैं डेटाबेस के अंदर, ये अपने आप में एटॉमिक है, ये अपने आप में एटॉमिक है, सब अपने आप में आइसोलेशन प्रॉपर्टी को मेंटेन करके एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट इस पे नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब एग्जाम का मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। लेट अस सपोज एग्जाम्पल में ये फर्स्ट स्टूडेंट है आकाश, जो हर बार फर्स्ट आता है, ठीक है। तो इसने कुछ यहाँ पे कॉपी पे लिखा। अब टीटू क्या कर रहा है, वो लेटर सपोज हर बार फेल होता है ना। तो ये क्या करेगा, इसके बाजू में बैठा तो ये यहाँ से कॉपी कर रहा है, चीट कर रहा है, कॉपी कर रहा है, कॉपी कर रहा है। तो भाई उसने क्या किया, कॉपी कर लिया और बहुत तेज बनकर उसने कॉपी सबमिट कर दिया और वहां एग्जाम हॉल से चला गया। जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो क्या हो गया, जो T2 है जो फेल होता है वो फिर से फेल हो गया, और जो T1 है वो फिर से फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया। तो अब ये जाकर इससे पूछेगा कि भाई मैंने तो तेरी नकल करी, पूरा पूरा कॉपी उतार लिया, बट स्टिल मैं फेल ही हुआ। तो T1 बोलेगा कि देख तुझे कॉपी भी करना नहीं आया। कॉपी भी करना क्यों नहीं आया, क्यों, क्योंकि तेरे जाने के बाद मैंने अपनी आंसर शीट को चेंज कर दिया, मैंने रिवाइज करी और मैंने ये फाइंड आउट किया कि मेरा ये क्वेश्चन गलत है, तो मैंने उसको सही कर लिया। तो इसका ये मीनिंग निकलता है कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक्स में, ये प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम को नहीं होना देना, आपको नहीं होना देना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो अगर आपने वो चीज अचीव कर ली, इट मींस कि आपका डेटाबेस कंसिस्टेंट हो गया। तो अगर यहाँ पे ये प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये था कि जो T2 है उसे जो ये कॉपी सबमिट किया ना, इसको कॉपी सबमिट नहीं करना चाहिए था। इसे कॉपी कब सबमिट करना चाहिए था, इसके बाद। यहां तक समझ में आ रहा है आप लोग को। अगर इसने कॉपी सबमिट किया होता तो जो ये स्टूडेंट है, लेट अस सपोज अमन, अमन 101% श्योर हो जाता कि उसकी मैंने कॉपी करी है, इसने सबमिट किया, इट मींस कि वो सही कॉपी उसने सबमिट किया है। तो इस तरीके से अगर आपके डेटाबेस में ये प्रॉब्लम आता है, इस प्रॉब्लम को आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, रीशेड्यूल करके डेटाबेस में सेव कर सकते हो। दिस इज हाउ आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन की। तो ये पहला प्रॉब्लम था। ये पहला प्रॉब्लम आप लोग को समझ में आया या नहीं आया, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसलिए ये मैंने इंक्लूड किया है आज के सेशन में। आप क्या कर रहे हो, हाँ आप ऐसा डेटा रीड कर रहे हो जो कि डर्टी रीड है। डर्टी रीड का मतलब कि अभी तक वो आपके प्रॉपर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं, डेटाबेस में आपका परमानेंटली स्टोर नहीं हुआ, तो आप उसको रीड ना करें, ठीक है। तो दिस इज नोन एज डर्टी रीड। इसी तरीके से आपका नॉन रिपीटेबल रीड होता है एंड फेंटम रीड होता है। तो बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो हम इसको कल इंक्लूड कर लेंगे। Yeah, I will do one thing. In night, I will schedule again a 10 p.m. class. उसमें आज हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे और उसके साथ आई विल जस्ट इंक्लूड सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सो दैट यू विल केम टू नो कि हाउ क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स। ओके, so at last I just want कि you just share the links with your friends so that कि जो भी learners है वो चाहे तो either live class attend करे, and all are asking about PDF। तो let me tell you friends, if you are going to attend live class then only मैं weekend में आपको provide करूंगी PDF, otherwise it is very hard for us to provide the PDF। एंड अनदर थिंग कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, बिकॉज मार्च एंड अप्रैल में मैं 2 सेशंस ऐसा लेकर आऊंगी जिसमें आपके नवंबर 2020 के सारे क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे, एंड साथ में मैं आपको वन लाइनर नोट्स जो क्विक रिवीजन के लिए होते हैं वो हम लोग रिवीजन शुरू करेंगे। अप्रैल में पूरा पूरा अप्रैल रिवीजन होगा। एंड जो भी लर्नर्स लाइव आ रहे हैं वो मुझे बता देना कि डीबीएमएस के बाद कौन सा टॉपिक शुरू करना है, ठीक है, सो दैट वी विल स्टार्ट दैट टॉपिक आल्सो आफ्टर कंप्लीटिंग डीबीएमएस। एनी डाउट? तो अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, जो भी बाद में वीडियो देखेंगे।